एक समय की बात है। नंदीग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़ी अम्मा अकेली रहा करती थी। कहने को उनको एक बेटा था जो शहर में रहता था, पर वह अम्मा की कभी भी कोई खैर खबर नहीं लेता था। अम्मा बाजार से फूल लेकर उसे बेचने का काम करती थी। बिटिया, पूजा में चढ़ाने के लिए फूल ले लो, बालों में लगाने के लिए बेनी ले लो, फूल वाली आई। लाओ अम्मा, पूजा में चढ़ाने के लिए थोड़े फूल दे दो। फूल बेचकर अम्मा किसी तरह अपना जीवन काट रही थी। छगन, तूने फूलों का भाव इतना बढ़ा दिया है कि किसी भी ग्राहक ने फूल नहीं लिया। अरे क्या बात करती हो अम्मा, यहाँ सब ग्राहक ले ही ना रहे हैं। तुमने उन लोगों को ठीक से मनाया नहीं होगा, और आज तुमने कोई फूल नहीं बेचे हैं तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे छगन बेटा, ऐसा मत कर, मैं क्या खाऊंगी। कुछ दिन तक अम्मा के साथ ऐसा ही होता है। भाव ज्यादा होने की वजह से कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही उससे फूल लेते। अम्मा, अब ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ये लो तुम्हारा हिसाब। मैंने एक नया लड़का रख लिया है इस काम के लिए। श्याम, अम्मा से फूलों की टोकरी ले ले। लाओ अम्मा, फूलों की टोकरी दो। अरे छगन, ये तो बहुत कम है। बस बस अम्मा, जितना दे रहा हूँ उतना ले लो। मेरा दिमाग मत खाओ, अब जाओ यहाँ से। बेचारी अम्मा वहां से दुखी होकर चली जाती है। बड़े ही उदास मन से अम्मा घर आती है। कुछ दिन में अम्मा की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और उसे फाकों की नौबत आ जाती है। तभी अम्मा को कुछ याद आता है और वह बड़े ही बेमन से एक छोटी सी संदूकची निकालती है। उस संदूक में से वह अपने पति की आखिरी निशानी, एक सोने की चूड़ी निकालती है। अम्मा गांव के साहूकार के पास जाती है। राम राम साहूकार जी, मैं आपके पास ये सोने की चूड़ी बेचने आई हूँ। ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। इसे मैं बेचना नहीं चाहती, पर क्या करूँ, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। अम्मा, ये सोना तो बहुत हल्का है, इसके मैं तुम्हें सिर्फ 500 रुपए ही दे पाऊंगा। अम्मा बेचारी कुछ नहीं कह पाई। साहूकार ने जितने पैसे दिए वो लेकर आ गई। उन पैसों से अम्मा राशन का थोड़ा सामान लाती है। सोच रही थी कोई सब्जी के बीज लेकर उसकी खेती करूं, पर मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए ही बचे हैं। अम्मा, इस 20 रुपए में तो तुम्हें कोई सब्जी के बीज नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब दुखी मत हो। मैं तुम्हें इन 20 रुपयों में मिर्ची के थोड़े बीज दे देता हूँ। उन थोड़े से मिर्ची के बीजों को लेकर अम्मा घर आ जाती है। अम्मा अपने घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी बनाती है। फिर उसमें वह मिर्ची के बीज डालकर उसे पानी देती है। दूसरे दिन वह देखती है कि एक नन्हा सा मिर्ची का पौधा उगाया है, जो देखते ही देखते एक बड़े मिर्ची के पौधे में बदल जाता है। अम्मा, मैं एक जादुई मिर्ची का पौधा हूँ। तुम मुझे एक बड़े खेत में रोप दो, मैं तुम्हें बहुत सारी मिर्चियाँ दूंगा, जिसे बेचकर तुम बहुत मुनाफा कमा सकती हो। अम्मा अपने पड़ोसी नत्थू से उसका खेत लेती है और उसमें मिर्ची का वह पौधा रोप देती है। दूसरे दिन वह देखती है कि मिर्चियों से पूरा खेत भरा होता है। वह नत्थू के साथ मिलकर सारी मिर्चियां तोड़ लेती है। फिर दोनों उसे बाजार जाकर बेच देते हैं। अम्मा को बहुत मुनाफा होता है। अम्मा नत्थू को उस मुनाफे का आधा हिस्सा दे देती हैं। एक दिन अम्मा थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से हाट नहीं जा पाती। नत्थू भाई, मिर्ची के बीज तो मेरे थे, खेत आपका,
फिर मुनाफा वो बुढ़िया क्यों कमाए? आप ठीक कहते हो भिखू भाई, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था कि खेत मेरे हैं तो मिर्चियां भी मेरी हुई। दूसरे दिन जब अम्मा ठीक हो जाती है तो वह खेत पर आती है। अम्मा, अगर ये खेत मेरा है तो ये मिर्चियां भी मेरी हुई, क्यों भिखू भाई, है ना? अब जाओ और इस खेत की तरफ कभी भी मत आना। बेचारी अम्मा घर जाके खूब रोती है। दूसरे दिन नत्थू और भीखू दोनों खेत पर आते हैं। अरे ये क्या, सारे पौधे मुरझा कैसे गए? तभी उनका पूरा शरीर मिर्ची की तरह जलने लगता है। वे लोग भागते हुए नदी की तरफ जाते हैं और उसमें छलांग लगा देते हैं, लेकिन वे नदी में डूब जाते हैं। अम्मा जब घर के बाहर आती है तो क्या देखती है कि वह जादुई हरी मिर्च का पौधा उनकी क्यारी में लगा रहता है। वो पौधा अम्मा को रोज ढेर सारी मिर्चियां दिया करता। अम्मा मिर्चियां तोड़ती जाती और उसकी जगह नई मिर्चियां आती जाती। मिर्चियां बेचकर दादी को खूब मुनाफा होता है और वह उस मुनाफे से गांव में एक पक्का घर ले लेती हैं। अपने मुनाफे से वह हर गांव वालों की मदद करती और उनका जीवन खुशियों से भर गया। एक बार की बात है, रूपपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विमला ताई अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। बड़ा बेटा घनश्याम और उसकी पत्नी छाया। छोटे बेटे का नाम शिव था और एक दुर्घटना में वह अंधा हो गया था। उनके पास एक छोटा सा खेत था। छाया, मुझे खेत में जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी खाना लगा दो। आप दीना जी कितनी हड़बड़ी करते हो, अभी जाती हूँ। माँ जी, इन्हें खेत में जाने के लिए देर हो रही है, खाना परोसना है। हाँ बहू, हो ही गया, जा शिव को आवाज लगा दे। भैया चलिए खाना खा लीजिए। घनश्याम खाना खाकर खेत चला जाता है। अजी कितने थके हुए लग रहे हो, लो थोड़ा ठंडा पानी पी लो। घनश्याम तू आ गया बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो माँ, क्या बात है? बेटा, शिव के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले जिससे उसकी शादी करा दें। पर माँ, आप तो भैया की हालत जानती ही हैं, उन्हें कौन अपनी लड़की देगा। माँ तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। एक दिन छाया अपनी माँ से मिलने दूसरे गांव जाती है। माँ, तुम्हें पता है मेरी सासू माँ देवर जी के लिए लड़की ढूंढने को कह रही थी। हैं? वो तो अंधा है, उसे कौन अपनी लड़की देगा। माँ, मैंने यही बात सासू माँ से कही, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। नई बहू के आने से उस घर में तो मेरा राज्य ही खत्म हो जाएगा। तू चिंता मत कर छाया, मैं तुझे ऐसी लड़की बताऊंगी जिस पर तू हमेशा राज कर सकती है। इसी गांव में एक अनाथ लड़की रहती है जो बड़ी ही बदसूरत है। तू कहे तो उससे बात चलाऊं? हाँ माँ बिल्कुल, तब तक मैं अपनी सासू माँ को भी मना लूंगी। छाया अपनी सासू माँ को गांव में बुला लेती है और दोनों जन उस अनाथ लड़की जिसका नाम गौरी था से मिलने जाते हैं। बेटी, ये सारे कपड़े तुमने सिले हैं? जी माँ जी, मैंने ही सिले हैं। आपको भी कुछ सिलवाना था क्या? नहीं नहीं बेटी, हम तो सिर्फ तुमसे मिलने आए थे। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। विमला गौरी का व्यवहार देखकर खुश हो जाती है। गौरी, क्या तुम मेरे अंधे बेटे से शादी करोगी? गौरी एक अनाथ और गरीब लड़की थी। वह हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। गौरी शिव का बहुत ख्याल रखती। ये देखकर विमला को बहुत अच्छा लगता। सुनो जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों भाई, अब क्या हुआ? माँ जी तो अब पूरे टाइम गौरी के ही गुणगान गाती रहती हैं। ऐसा नहीं है, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। छोड़ो, अब तुमसे कुछ ना होगा।
मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन छाया गौरी के कमरे में खूब सारा तेल गिरा देती है। जैसे ही शिव कमरे में आता है वह फिसल कर गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। करमजली, बहुत दिनों से छाया बहू मुझसे बोल रही थी कि तेरा व्यवहार मेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आज तूने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। निकल जा मेरे घर से। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। दुखी गौरी जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी वह देखती है कि एक बुढ़ी अम्मा चूड़ी की टोकरी लिए हुए बहुत धीरे धीरे आ रही है। अरे अम्मा, तुम इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। गौरी अम्मा को उनके घर पहुंचा देती है। बस बिटिया, यही मेरा घर है। चूड़ी की टोकरी यहीं रख दे। लगता है तेरी नई नई शादी हुई है। एक जोड़ी चूड़ी तू भी लेती जा बिटिया। भगवान तेरी सब इच्छा पूरी करे। गौरी जंगल में उदास बैठी रहती है। तभी गौरी, मैं जादुई चूड़ियों वाला पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूँगा। चूड़ियों को हाथ में लो। गौरी बहुत सुंदर हो जाती है। तू यहाँ वापस क्यों आई? और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? माँ जी, ये तो इन जादुई चूड़ियों का कमाल है, और इससे इनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। माँ, मैं देख सकता हूँ? मुझे माफ कर दे गौरी बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। घनश्याम और छाया भी गौरी से माफी मांगते हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।